हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्गोलर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल में डेटा टाइप्स। ठीक है, एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल जो होता है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कम्युनिकेट करता है। एसक्यूएल क्या है? एक प्रकार का स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जो नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, क्वेरी के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं। ठीक है, सपोज जैसे कि आपके पास जो डेटाबेस में टेबुलर फॉर्मेट में होता है डेटा, RDBMS का कहना ही है कि वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल का मतलब होता है टेबुलर फॉर्मेट में। जो मैं बना रहा हूँ ये आपका टेबुलर फॉर्मेट है। ठीक है, इसके फॉर्मेट में टेबल डेटा रहेगा, यानी कि आपका डेटा जो रहेगा रोज़ एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन में रहेगा। ठीक है, तो आपको इसको कहा जाता है, आप इसको रोज़ कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं। ठीक है, कॉलम कहते हैं इसको, इसको कहते हैं रोज़। रोज़ को कहते हैं आप टपल्स और कॉलम्स को कहते हैं आप एट्रीब्यूट्स। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पर आपका सपोज़ ये टेबल कोई है, स्टूडेंट का टेबल है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी रहेगा। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट नेम होगा। सपोज़ यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, यहाँ पे देखिएगा एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय आईडी हो गया। ठीक है, और एम्प्लॉय नेम हो गया, और यहाँ पे एम्प्लॉय का आपका सैलरी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पर कुछ भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा, तो इस प्रकार से उसका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। तो डेटाबेस इस तरीके से क्रिएट हो रहा है, तो इसको कह रहे हैं आप क्या चीज़? इसको कह रहे हैं आप एट्रीब्यूट। ठीक है, किसी भी टेबल का एट्रीब्यूट होगा और उसके एट्रीब्यूट में उसका टपल में उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब ईमेल आईडी डलेगा एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी का कुछ नंबर होगा। ठीक है, एम्प्लॉय नेम का नेम में होगा। ठीक है, अब इसके इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स जो है मेंटेन होना चाहिए, तो उसमें डेटा टाइप जो है इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, यानी कि आपका जो एम्प्लॉय आईडी होगा कौन सा डेटा टाइप होगा। ठीक है, एम्प्लॉय का नेम होगा तो नेम में भी वो कौन सा डेटा टाइप है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। कि डेटा टाइप इज़ डिफाइन द काइंड ऑफ वैल्यूज़ इन ए कॉलम कैन होल्ड एग्जाम्पल इंटीजर का मतलब आप समझते हैं नंबर्स। ठीक है, टेक्स्ट नाम वगैरह में यूज़ होता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना, डेट ऑफ बर्थ जैसे बात कर रहे थे हम, एंड डिटरमाइंस द अलाउएबल ऑपरेशंस एंड स्टोरेज एलोकेशंस फॉर दैट कॉलम। अब देखिए इसी चीज़ की बात यहाँ पर है, जैसे एम्प्लॉय आईडी में रहेगा तो ई आईडी कुछ होगा 101। ठीक है, ई नेम ABCD। ठीक है, और सैलरी कुछ भी हो सकता है ना, 52,000.00 कुछ भी। ठीक है, और उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जब ज्वाइनिंग क्या, तो डेटा टाइप्स इन्फोर्स द डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, डेटा यानी कि डेटा इंटीग्रिटी का मतलब हो गया डेटा जो है जो उसका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग है, डेटा का एक्यूरेट है। यानी कि एम्प्लॉय आईडी में मोबाइल नंबर नहीं डला हुआ है, एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय आईडी होगा। ठीक है, और एम्प्लॉय नेम में एम्प्लॉय नेम होगा, ना कि उसका सैलरी होगा। तो उसी तरीके से ये डेटा इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट जो है मेंटेन किया जाता है टू एंड ऑप्टिमाइज डेटाबेस स्टोरेज, ताकि हम डेटाबेस के स्टोरेज को ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ। तो इस तरीके से डेटा टाइप्स, उसमें कई प्रकार से डेटा टाइप होते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, कैरेक्टर को आप स्ट्रिंग डेटा टाइप समझिए। उसके बाद डेट एंड टाइम डेटा टाइप होता है, बुलियन डेटा टाइप होता है। 4 प्रकार का डेटा टाइप हम इसमें पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेवेंट है। ठीक है, ये भी मतलब मोर देन सफिशिएंट है आपका, अगर ये डेटा टाइप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत सही चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि डेटाबेस में कीज़ क्या होती है, तो वो सब आप देख लीजिएगा वीडियोस। ठीक है, चैनल पे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, आपका DBMS चल रहा है, तो वो सब वीडियोस भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेटेड सारी चीज़ें मिलती रहे। ठीक है, उसके बाद देखिए आप इस एग्जांपल से समझिए, क्या चीज़ समझिए कि यहाँ पर देखिए क्रिएट टेबल क्रिएट एक आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का वो है फंक्शन। ठीक है, कि जिसमें डेटाबेस में क्रिएट करते हैं, जो स्ट्रक्चर क्रिएट कराता है। उसके बाद आ जाता है टेबल एक प्रकार से कीवर्ड है। ठीक है, एम्प्लॉय एक टेबल का नाम है। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी एक क्या चीज़ है? एम्प्लॉय आईडी एक एट्रीब्यूट्स है। इंट, यही चीज़ इंट जो है डेटा टाइप है, और उसके बाद प्राइमरी कीज़ है। तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो हम उसको डिफ़ाइन करते हैं कि एम्प्लॉय आईडी जो होगा वो इंट होगा, यानी
कि डेटा टाइप में जो है जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर ही आ सकती है। अगर यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी में हम इंसर्ट करने की कोशिश करें इंट की जगह पर उसका डेसिमल वैल्यू, तो डेटाबेस एरर दे देगा। आप यहाँ पर स्टोर करना चाहिए टेक्स्ट वैल्यू, डेटाबेस एरर दे देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि डेटा का टाइप ही इंटीजर है, प्री डिफाइंड हो गया है, ठीक है, टेबल बनाने समय और स्ट्रक्चर जब उसका बन गया तो, ठीक है। एम्प्लॉय का नाम वैरकेर होगा, ठीक है। वैरकेर का हम आगे इस पर पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, ये अभी एक रफली आपको आइडिया लग जा रहा है कि डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से चीज़ें हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप जो है, इंटीजर डेटा टाइप क्या करता है। इंटीजर डेटा टाइप जो है इंटीजर डेटा को होल्ड करता है, यानी कि कई प्रकार से इंटीजर डेटा टाइप भी होता है। जो बेसिकली हम जो इंटीजर यूज़ करते हैं, जैसे इस एग्जांपल में देखा था कि एम्प्लॉय आईडी के लिए यूज़ करते हैं आप INT, ठीक है। ये पॉपुलर जो इंटीजर डेटा टाइप है SQL का वो INT है। लेकिन टाइनी इंट की कब यूज़ किया जाता है? टाइनी इंट किया जाता है वो जो सबसे छोटा सिग्नल के लिए, फ्लैग के लिए, समझे ना, किसी स्टेटस के लिए कि एक्टिव है, यस नो, ठीक, 1 ओके। तो यहाँ पर 1 नंबर, सॉरी ओके वगैरह नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है तो वैल्यू नंबर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्नल टाइनी इंट जो है आपके छोटे सिग्नल के लिए यूज़ किया जाता है, ये 1 बाइट का होता है, ठीक है। उसके बाद यानी सिग्नल बुलियंस यानी 1 या 0 इस तरीके से रहेगा स्टेटस कोड। और उसके बाद स्मॉल इंट यूज़ किया जाता है आपका किसी एज को दर्शाने के लिए, किसी स्मॉल क्वांटिटी को, माने कि यहाँ पर आपका कि किसी का एज करना है, ठीक है, टेबल में एज है तो वहाँ पर क्वेरी जब लिखेंगे तो आप उस पर लिख सकते हैं स्मॉल इंट, ठीक है। और उसके बाद इंट सबसे पॉपुलर है। इंट में क्या करते हैं, ये 4 बाइट का होता है। बाइट आपके एग्ज़ाम में हो सकता है आ जाता है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन 1-2 देखा है कि जिसमें बाइट पूछा गया है, स्मॉल इंट का बाइट कितना है, तो वो आप लिख लीजिएगा स्टोरेज साइज़ उसका। जो इसमें टाइनी इंट का आपका 1 बाइट है, स्मॉल इंट का 2 बाइट्स है, और इंट का 4 बाइट्स होता है, और बिग इंट का 8 बाइट्स होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इंट देखिए, इंट क्या कह रहा है कि इंट कह रहा है कि द स्टैंडर्ड इंटीजर टाइप बेस्ट सुइटेड फॉर द प्राइमरी की, रोल नंबर्स एंड द जनरल आईडीज़। यानी कि हम प्राइमरी कीज़ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं एक छोटे से रेंज के लिए, 4 बाइट तक के लिए, ठीक है। उसमें हम जो है कीज़ वगैरह, रोल नंबर, जनरल आईडीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं आपका इंटीजर, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल इंट करते हैं आपका ये कोई स्ट्रिक्ट नहीं रूल है कि आप इंट यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप एज के लिए भी इंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन स्टोरेज एक स्मॉल यूनिट के लिए जब यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप स्मॉल इंट ही यूज़ कीजिए तो बेटर है, ठीक है। और इंट के लिए आप, और बिग इंट में क्या होगा, बिग इंट का मतलब हो जाता है लार्ज, ठीक है। लार्ज डेटा के लिए जिस तरीके से यहाँ पे क्या कहा गया है कि रिक्वायर्ड फॉर द हाई ट्रैफिक ऑटो इंक्रीमेंट आईडीज़, जो आईडी इंक्रीमेंट होता जाता है वो अपने आप ऐड हो जाता है कोई नंबर, तो उसमें यूज़ किया जा सकता है बिग इंट। या ग्लोबल ट्रांजैक्शंस, ग्लोबल ट्रांजैक्शंस का मतलब हो गया ट्रांजैक्शन नंबर रहता है जो जनरेट होता है बिग डेटा मैट्रिक्स वगैरह, तो उसमें ट्रांजैक्शन जनरेट हो रहा है तो उसमें नंबर्स देखिएगा आप, कम से कम 8-10 डिजिट का रहता है। तो वहाँ पे बिग डेटा इंट के लिए आप बिग इंट यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी में बिग इंट का यूज़ होता है। रोल नंबर और प्राइमरी रोल नंबर में आप इंट का, नॉर्मल इंट का यूज़ करते हैं, जनरल इंट का। उसके बाद एज वगैरह में आपका स्मॉल इंट यूज़ करते हैं। फ्लैग सिग्नल के लिए आप टाइनी इंट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है इसी में डेसिमल, ठीक है। डेसिमल में क्या होता है, आप इसमें पी और एस, अगर आप पी एस का मतलब, पी का मतलब प्रिसीजन है और इसका मतलब आपका स्केल है, ठीक है। पी एस का मतलब हो जाता है जैसे 5 है, ठीक है। आप प्रिसीजन का मतलब होता है टोटल नंबर, टोटल वैल्यू, टोटल डिजिट, ठीक है। यानी कि अगर 5 है तो 5 डिजिट होगा, यानी यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डिजिट हो गया। 5 डिजिट के बाद यहाँ पे कॉमा में स्केल का मतलब 2 के बाद आपका डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लग गया, ठीक, ओके। तो अगर मान लीजिए सपोज़ आप समझ लीजिए आपका डेसिमल है
ठीक है, डेसिमल, और उसके बाद आपका 3,1 है। तो क्या हो जाएगा, टोटल डिजिट जो है आपका होगा, यानी कुछ भी हो सकता है, 9 9 9 3, उसके बाद और एक पे है, एक के बाद डैश, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिसीजन का मतलब हो जाता है टोटल डिजिट, स्केल का मतलब हो जाता है उसके बाद आपका जो है डेसिमल पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूज़ किसके लिए होता है, डेसिमल। डेसिमल लगता है आपका करेंसी के लिए, सैलरीज़ के लिए, क्योंकि सैलरीज़ में देखते होंगे कि पूरा सैलरी नहीं रहता है, कुछ उसके बाद जैसे आप अपने अकाउंट का ही आप स्टेटमेंट निकालेंगे तो उसके बाद दशमलव के बाद 2 जीरो हो गया रहेगा, कुछ रहेगा। ठीक है, तो यानी कि वो वहाँ पर डेसिमल डेटा टाइप यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पर अगर इंट डेटा टाइप यूज़ किया जाएगा तो उसके बाद डेसिमल पॉइंट्स नहीं यूज़ होंगे। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट्स जहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम डेसिमल डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। हो गया। अब उसके बाद आप फ्लोट देखिए, फ्लोट क्या कहता है, फ्लोट कहता है कि आप जो है डेटा, मतलब ये ऐसे डेटा के लिए रहेगा जो अप्रोक्सीमेट कुछ डेटा को हमें प्रोवाइड करे। जैसे कि देखिए, स्टोर द अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल डेटा फास्टर कैलकुलेशन बट कैन द लूज द एब्सोल्यूट प्रिसीजन ओवर द कॉम्प्लेक्सिटी। माने कि आप जो है परसेंटेज वगैरह के लिए, इसका डिस्टेंस वगैरह के लिए ये डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, और डबल डेटा टाइप जो क्या करता है, मैथमेटिकल रिसर्च वगैरह साइंटिफिक यूज़ के लिए आपका डबल डेटा टाइप का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कैरेक्टर डेटा टाइप क्या कहता है। कैरेक्टर डेटा टाइप जो है आपका कैरेक्टर या आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसमें जब इंटीजर हो गया तो इंटीजर के बाद जब कैरेक्टर आता है तो इसमें नंबर की बात हो, नंबर नहीं, इसमें आपके टेक्स्ट की बात होगी। टेक्स्ट यानी कि आपका नाम हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है, आपका फादर्स नेम या जिस तरह की चीज़, नाम वगैरह, ये फिर कोर्स नेम, तो यहाँ पर कैरेक्टर यूज़ होता है। तो कैरेक्टर जहाँ पे यूज़ होता है तो कैरेक्टर डेटा टाइप का बात करते हैं। तो कैरेक्टर डेटा टाइप कौन कौन सा है, तो वैरकैर है, और कैरेक्टर है, वैरकैर है, और टेक्स्ट है। तो कैरेक्टर और वैरकैर कुछ सिमिलर लग रहा है। ठीक है, तो CHAR जो कैरेक्टर होता है इसमें क्या हो जाता है, ये फिक्स लेंथ डेटा टाइप है। यानी कि आपने अगर यहाँ पर कैरेक्टर में अगर दे दिया कैरेक्टर, अगर उसके बाद आपका कैरेक्टर 10 दे दिया, तो उसके बाद आप उसमें अगर नाम दे रहे हैं राहुल, ठीक है, तो कितने कैरेक्टर यूज हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर यूज़ हो रहा है। लेकिन 5 यूज़ होने के बाद क्या होगा, 5 स्पेस जो है वो 1 2 3 4 5 स्पेस जो है वो खाली चला जाएगा, वो पैडिंग हो जाएगा, वो स्टोरेज स्पेस वेस्ट ख़राब कर देगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, वैरकैर में, वैरकैर क्या होता है, ये वेरिएबल डेटा टाइप होता है। वेरिएबल डेटा टाइप हो गया, यानी कि आप अगर ले रहे हैं वैरकैर 10, ठीक है, अब इसमें राहुल यूज़ करेंगे तो यहाँ पर नहीं लेगा स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस ये नहीं लेगा। ठीक है, ये आपका स्पेस जितना है उतना ही यूज़ करेगा, बाकी को पैडिंग नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, ये पूरा एक ये आपका पूरा पैडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये पूरा स्पेस ले रहा है, और जो वैरकैर है जितना डेटा की ज़रूरत है उसी के पास रहेगा। अगर मान लीजिए आप वैरकैर है और उसके बाद ये तो वैलिड है, ले लिया, उसके बाद यानी अगर आप 10 कैरेक्टर से ज़्यादा दे देते हैं, यानी कुछ भी ले लीजिए आप, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, तो वो नहीं लेगा। कंप्यूटर SCINC आपका यहाँ पर ये नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, ये तो कैरेक्टर है, ये ले लेना चाहिए। लेकिन हमने जो लेंथ डिसाइड कर रखा है उसका कैरेक्टर का वैरकैर का लेंथ ही 10 है, तो ये यहाँ पे नहीं लेगा, ना ही यहाँ पे लेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो कैरेक्टर को कहते हैं फिक्स लेंथ डेटा टाइप और वैरकैर को कहते हैं वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप। ये 2 पॉइंट इससे बहुत ज़्यादा निकल के आता है, सही निकल के आता है, जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट होता है कि कैरेक्टर जो होता है वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप होता है
और वैरकेर जो होता है कैरेक्टर जो होता है फिक्स लेंथ डेटा टाइप होता है, वैरकेर जो होता है आपका वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो कैरेक्टर क्या करता है, कैरेक्टर तो करेक्टर डेटा टाइप क्या करता है, करेक्टर डेटा टाइप क्या करता है कि आपका फिक्स लेंथ डेटा टाइप को स्टोर करता है, और इफ डेटा इज सॉर्टेड इट पैड्स विद द स्पेसेस, यानी कि ये जुड़ जाता है आपका स्पेस उसमें चला जाता है किसके साथ, अगर आपका डेटा शॉर्टर है और उसके बाद आपका करेक्टर पहले से ज़्यादा डिसाइड किए हुए हैं तो इसमें पैडिंग हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट को समझने का है। ठीक है, स्टोर स्ट्रिंग अप टू एन करेक्टर बट ओनली यूज द एक्चुअल डेटा, जो डेटा है वही यूज़ करता है। तो ये यूज़ किया जाता है आपका, जैसे नेम वैरकेर की बात कर रहा हूँ, वैरकेर किसके लिए यूज़ किया जाता है, नेम के लिए, ईमेल के लिए और उसके बाद आपका एड्रेस के लिए। इन्हें ईमेल में एक कांस्टेंट लगता है, यूनिक कांस्टेंट, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे कि कांस्टेंट कौन कौन सा होता है, नोट नल होता है, यूनिक होता है, चेक होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए टेक्स्ट में क्या होता है, टेक्स्ट लार्ज डेटा के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कमेंट, फीडबैक। ठीक है, कोई आर्टिकल्स वगैरह आप डेटाबेस में लिख रहे हैं तो उसमें टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, डायरेक्ट हम टेक्स्ट लिख देंगे, उसके बाद जब हम उसमें कुछ लिखना शुरू करेंगे तो वो उसका जो डेटा का लेंथ होता है वो नहीं मांगता है, वो आप उसमें फ्रीली लिखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया देखिए आर्टिकल कंटेंट टेक्स्ट। ठीक है, वैरकेर में किस तरीके से लिखा जाता है, वैरकेर में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, क्रिएट टेबल। ठीक है, उसके बाद नेम के बाद हम नेम क्या है, नेम एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, किसी टेबल में एक एट्रीब्यूट है नेम, तो एट्रीब्यूट जब लिखते हैं उसके जस्ट बाद हम उसका डेटा टाइप लिखते हैं। तो डेटा टाइप यहाँ पर क्या है, वैरकेर 50। ठीक है, यानी कि नाम जो होगा वो 50 के अंदर ही होगा, 50 से ज़्यादा ये एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा इस डेटाबेस टेबल के लिए। उसके बाद ईमेल आईडी जिसका 100, तो ये उसके बाद ये यूनिक होना चाहिए। यहाँ पर देखा ये जो है ये इसका डेटाबेस का एसक्यूएल का कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हुआ आपका करेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स कितने प्रकार से है, आप डेट एंड टाइम डेटा टाइप जो है आपका डेट होगा, टाइम होगा, डेट टाइम होगा और टाइम स्टैम्प होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नाम से समझ में आ गया। जब आप डेट जो है, डेट किसके लिए यूज़ करते हैं, डेट आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, उसका फॉर्मेट होता है पहले वाई होगा, यानी आप इसमें या तो 2026 समझ लीजिए, आप ये 08 समझ लीजिए, आप ये आज का डेट समझ लीजिए। तो DDMMYY। ठीक है, YYY स्टोर्स द डेट फॉर्मेट विदाउट एनी टाइम कंपाउंड सेफ फ्रॉम टाइम जोन इश्यूज बेस्ट फॉर द डेट ऑफ बर्थ, डेट ज्वाइनिंग डेट, एक्सपायरी डेट्स। तो डेटा टाइप जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग, एक्सपायरी डेट्स के लिए यूज़ होता है क्योंकि ये फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ के बाद उसका डायरेक्ट हम डेट लिखते हैं। इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें आप यहाँ पर वैरकेर या कैर के बाद जैसे नंबर लिखते थे कि ब्रैकेट में 20, ये कुछ नहीं लिखना पड़ता है, आप उसमें उसका लेंथ नहीं लिखते हैं, सिर्फ डेट लिखते हैं, वो डेटा टाइप प्री डिफाइंड होता है। ठीक, उसके बाद टाइम होता है, टाइम के इस फॉर्म में रहता है, आवर्स में रहता है, मिनट्स में रहता है और सेकंड्स में रहता है। ठीक है, उसके बीच में कॉलन रहता है। तो स्टोर्स ओनली द टाइम कंपाउंड विदाउट द डेट्स बेस्ड फॉर द शिफ्ट टाइमिंग, अलार्म सेटिंग, ड्यूरेशन काउंटर्स। यानी कि अलार्म सेट ये सब टाइमिंग जो भी हम यूज़ करते हैं
तो उसके लिए टाइम क्यू इसका डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है टेबल में, ठीक है। उसके बाद डेट टाइम का मतलब समझ में आ रहा है, पहले डेटा आएगा फिर टाइम आएगा, तो उसी फॉर्मेट में कंबाइन कर दिया जाता है। जैसे मीटिंग में है, मीटिंग का डेट और टाइम दोनों दिया जा रहा है, शेड्यूल किया जा रहा है। कंबाइंस ऑफ बोथ डेट एंड टाइम्स, स्टैटिक एंड डज नॉट चेंज विद द सिस्टम टाइम जोन, ठीक है, बेस्ट फॉर द इवेंट शेड्यूलिंग और फ्लाइट डिपार्चर। फ्लाइट डिपार्चर का मतलब आपको डेट दिखाएगा कि फलाना तारीख को आपका फ्लाइट डिपार्चर हो रहा है इतने टाइम में, ठीक है। उसके बाद इवेंट शेड्यूलिंग दिखाएगा कि इतने बजे कॉन्सर्ट है और इतना टाइमिंग में, तो मतलब टाइमिंग तो बता दिया, मतलब डेट और टाइमिंग। तो इसी प्रकार से आप डेटाबेस में जो टेबल, जैसे क्रिएट टेबल इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स का एक टेबल क्रिएट किया गया, उसमें उसका जो एट्रीब्यूट्स बनाया गया वो मीटिंग नाम का एट्रीब्यूट्स बनाएगा। उस मीटिंग में जो डेटा टाइप डाला गया उसका डेटा टाइप डाला गया डेट टाइम, ठीक है। तो डेट टाइम जो डेटा टाइप डाला गया, तो उसमें जो डेटाबेस उससे जो अगर रिट्रीव होगा यूज़र को डेटा, वो इस फॉर्मेट में होगा YYMMDDHHMISS, ठीक है। तो इस तरीके से डेट टाइम का यूज़ होता है डेटा टाइप में, डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स का, ठीक है। टाइम स्टैम्प क्या होता है? टाइम स्टैम्प जो आपको ऑटो अपडेटिंग, यानी कि ऑटो अपडेटिंग यानी स्टोर द डेट एंड टाइम बट ऑफ्टन ऑटो अपडेट्स व्हेन द रिकॉर्ड इज इंसर्टेड और अपडेटेड, ठीक है, बेस्ट फॉर द ऑडिटिंग लास्ट मॉडिफाइड ट्रैकिंग, यानी कि आपका ट्रैकिंग डेट टाइम जो है ऑटोमेटिकली आपका मॉडिफाइड हो जाता है, उसके लिए उस डेटाबेस के लिए यूज़ किया जाता है आपका टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प मतलब समझते होंगे, जब आप किसी इसमें देखते होंगे फ्लिपकार्ट पे कि आप देखते होंगे कि इस डेट पे मैंने ऑर्डर किया था और वो वहाँ से बेंगलोर से चला है, उसके बाद अभी दिल्ली पहुँचा है, उसके बाद फिर उसके बाद अब पटना पहुँचा है, या तो आप समझ लीजिएगा उसमें क्या रहेगा कि टाइम और आपका डेट लिखा रहेगा, तो उससे ये एक टाइम स्टैम्प हो रहा है आपको, एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब कुछ कुछ टाइम पे आपको अपडेट होके आपका ये चीज़ चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर की जो डेटा टाइप यूज़ होगा उसको कहते हैं हम टाइम स्टैम्प, ठीक है। एसक्यूएल ऑपरेटर क्या कहता है? एसक्यूएल ऑपरेटर जो है आपका कितने प्रकार से एसक्यूएल ऑपरेटर? एसक्यूएल ऑपरेटर आपका हो जाता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, तो 5 प्रकार से हैं। तो देखिए, आप जब क्वेरी लिखते हैं एसक्यूएल में, तो क्वेरी जब लिखते हैं तो सेलेक्ट कमांड लगाया, एम्प्लॉय नेम डाला, उसका डिपार्टमेंट डाला और कॉन्कैट कर दिया, ठीक है। तो इसकी अपनी अपनी फंक्शनलिटी होती है। कॉन्कैट का मतलब होता है 2 एट्रीब्यूट्स को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कॉन्कैट का देख लिया, यहाँ पर सैलरी में +5, ये सारी चीज़, ये जो हो गया आपका कॉन्कैट हो गया, माइंड कॉन्कैट यूज़ किया जा रहा है, ये कॉन्कैट यूज़ किया जा रहा है ना, प्लस की यूज़ किया गया, और आपका यहाँ पर इन यूज़ किया गया, ठीक है। उसके बाद बिटवीन किया गया, लाइक किया गया, एंड यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारा जो है आपका क्या कहला रहा है? ये आपका कहला रहा है क्या चीज़? आपका एसक्यूएल ऑपरेटर किस प्रकार से होता है, कैसे काम वर्क करता है, क्या चीज़ें, तो वो हम आगे 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है? अरिथमेटिक का मतलब ये होता है ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, अरिथमेटिक जो सिंबल है, ठीक है, प्लस, ठीक है। ये क्या करेगा? ये करेगा कि आपका जो वैल्यू रहेगी, दो एट्रीब्यूट्स के वैल्यू को ये जोड़ देगा, या ऐड 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ टुगेदर कॉमनली यूज टू कैलकुलेट द टोटल सम और द फाइनल अमाउंट्स, यानी कि टोटल वैल्यू को इसमें जोड़ने का काम करेगा। मान लीजिए कि सिलेक्ट द प्राइस को सिलेक्ट किया किसी टेबल से फ्रॉम द ऑर्डर, ठीक है, और टैक्स को जोड़ दिया। उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा 1 नंबर फ्रॉम द अनदर यूजफुल फॉर द कैलकुलेटिंग डिफरेंसेस डिस्काउंट्स, लाइक, यानी कि डिफरेंस ये है माइनस का काम, डिफरेंस करने का, ठीक है, माइनस कर देगा क्या? प्राइस से डिस्काउंट कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है, फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल से, ठीक है। उसके बाद आपका ये मल्टीप्लिकेशन करेगा, सिलेक्ट द क्वांटिटी स्टार, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्वांटिटी कुछ होगा, कुछ वैल्यू क्वांटिटी में होगी, ठीक है। उसके बाद प्राइस का कुछ होगा, प्राइस, ठीक है। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया कहाँ से? ऑर्डर आइटम से, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर दिया, टोटल मार्क्स को डिवाइड कर दिया 5 से फ्रॉम स्टूडेंट, तो उसके बाद जो भी टोटल मार्क्स होगा
उसके बाद 5 से डिवाइड करने के बाद जो कैलकुलेशन आएगा वो रिज़ल्ट आपका शो हो जाएगा आपके क्वेरी के करने के बाद, ठीक है। डिवाइड का ये डिवाइड्स टू नंबर्स बट रिटर्न ओनली द रिमाइंडर, इसको कहते हैं मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस का यूज़ क्या किया जाता है, मॉडुलस का यूज़ किया जाता है फाइंडिंग द ओड एंड इवन वैल्यूज़ के लिए। यहाँ पर देखिए आपका टोटल डेज दिया हुआ, उसको मॉडल किया, मॉडुलस लगाया 7 से, उसका जो रिमाइंडर हो गया वो आपको रिजल्ट में शो होगा, ठीक है, रिमाइंडर वैल्यू। तो ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। अब देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर कई प्रकार से होता है। जो सिंबल देखिए, ये सिंबल किसका, इक्वल टू का है ना, ये सिंबल इक्वल टू का है, ये नॉट इक्वल टू का है, उसके बाद और ये ग्रेटर देन है, ठीक है, उसके बाद ये लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। तो इस प्रकार से देखिए ये इक्वल टू क्या कह रहा है, इक्वल टू का यूज़ हो रहा है जैसे कि सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज़ वेयर एज इक्वल टू 30, यानी कि जब हम इसमें ये क्वेरी अप्लाई करेंगे तो जो भी एज होगा 30 वाला वो टेबल से निकाल के शो कर देगा। 30 का जितना भी होगा, जिसका भी एज 30 होगा, चाहे किसी का भी हो, कोई सा भी एम्प्लॉई हो, है ना, तो वहाँ पर उसका जो है एज 30 एज वाले का लिस्ट से टपल निकाल के आपको शो करा देगा। कहाँ से, फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉई से, ठीक है। उसके बाद नॉट इक्वल टू, या फिर इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें क्या अगर नॉट इक्वल टू का मतलब कि जो नहीं होगा उसके अलावा, ठीक है। इंश्योर द वैल्यूज़ ऑफ टू ऑपरेंड्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज़ वेयर डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू HR, यानी वैसे एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है जो HR से नहीं है। तो यानी कि क्या किया, HR को एक्सक्लूड कर दिया, अब बाकी को दिखा दिया, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू का यूज़ ऐसे होता है, उसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। सेलेक्ट स्टार यानी कि टोटल, इसका मतलब होता है टोटल टेबल से एम्प्लॉय का टेबल टोटल सेलेक्ट किया गया, उसमें से नहीं दिखाना है जिसमें HR लिखा हुआ है, वो नहीं शो करेगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट में HR होगा, IT होगा, सेल्स होगा, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में होंगे, तो उसमें HR के कई बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो यही कहा गया कि उसमें शो नहीं करना। ये क्या कहा जा रहा है कि आपका ग्रेटर देन, यानी सेलेक्ट स्टार, है ना, फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल से सभी को सेलेक्ट कर लिया गया, वेयर प्राइस ग्रेटर देन 1000, यानी कि जो इसका भी प्राइस 1000 से ऊपर है उसका टेबल रिजल्ट में शो हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम टेबल से सभी को सेलेक्ट किया गया जिसका प्राइस लेस देन है 100 से। अब 100 से जो लेस देन होगा उसका प्राइस आपको शो कर देगा। सेलेक्ट स्टार, ये क्या कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से सभी को सेलेक्ट कर लिया गया जिसका मार्क्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 40 का मतलब 40 भी शो होगा उस टेबल इक्वेरी के बाद, आपका डिस्प्ले होगा आपका 40 और उससे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए लेस देन इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स में सभी को सेलेक्ट किया गया जिसका क्वांटिटी जो है 10 से कम है, ठीक है। तो जिसका 10 से कम या 10, तो 10 से शुरू होगा, उससे लेस जितना भी होगा उसको आपके क्वेरी को रिजल्ट में देगा, ठीक है। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर का काम हुआ, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है। लॉजिकल ऑपरेटर कह रहा है कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या क्या हो गया, एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, ठीक है। तो इसमें एंड गेट, और गेट, नॉट गेट जैसी फीलिंग आ रही है, तो इससे काम भी वैसे ही कुछ होगा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, द रो इज सेलेक्टेड ओनली इफ ऑल कंडीशंस सेपरेटेड बाय एंड और इवेल्यूएटेड टू ट्रू, यानी कि सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार सभी को सेलेक्ट किया, कहाँ, एम्प्लॉय के टेबल से सभी को सेलेक्ट किया जिसमें एज जो है ग्रेटर देन 25, यानी कि एज जो है 25 होनी चाहिए, एज ग्रेटर देन 25, और उसके बाद डिपार्टमेंट IT, ठीक है। तो IT डिपार्टमेंट का जो भी 25 से ऊपर होगा वो आपका शो हो जाएगा, एज और डिपार्टमेंट। उसके बाद IT डिपार्टमेंट का जितना होगा
25 से ऊपर वाला एज वाला 25 से ऊपर यानी 26, 27, 30 जो भी रहेगा आपका उसके एज के ऊपर वाला आपका इसमें शो होगा। ठीक है, उसके बाद और में क्या लगता है, और में है कि आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से सभी को सेलेक्ट किया, फ्रॉम वेयर द दिल्ली सिटी इक्वल टू दिल्ली, जिसका सिटी दिल्ली है या सिटी पुणे है। तो इसमें और में क्या होगा, द रो इज द सेलेक्टेड, रो का मतलब ये हो गया रो, है ना, selected if any one of the conditions separated by or is evaluated to true used for the broad filtering, यानी कि जो या तो दिल्ली से होगा या पुणे से होगा, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होता है तो आपका उसमें शो कर देगा, किसमें, आपका क्वेरी करने के बाद। ठीक है, नोट में क्या होगा, नोट में क्या होता है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट सिटी मुंबई, यानी कि देखिए नोट यू लग गया। अब देखिए जो नहीं होगा, रिवर्स द बुलियन रिजल्ट ऑफ द कंडीशन, डिस्प्ले द रिकॉर्ड इफ कंडीशन नॉट ट्रू, कंडीशन नहीं ट्रू होगा तब डिस्प्ले होगा, यानी सेलेक्ट स्टार सभी को सेलेक्ट किया किससे, एम्प्लॉय से, वेयर नॉट सिटी इक्वल टू मुंबई, जो मुंबई का सिटी नहीं होगा तभी वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब देखिए स्पेशल ऑपरेटर जो होता है, स्पेशल ऑपरेटर जो होता है कि देखिए स्पेशल ऑपरेटर क्या क्या है, स्पेशल ऑपरेटर है बिटवीन, इन, लाइक, इज, नल, एग्जिस्ट। ठीक है, तो बिटवीन क्या करता है, बिटवीन क्या है कि हम किसी भी मतलब टेबल से जब सेलेक्ट करते हैं, कुछ रेंज निकालना होता है कि हमें इसके बीच का डेटा चाहिए, तो उसमें क्या करना पड़ रहा है, हमें बिटवीन डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द सेल्स, ठीक है, सेल्स से हमें अमाउंट चाहिए बिटवीन द 100 एंड 500, यानी कि एक बाउंड्री होगा, जैसे कि 100 एक बाउंड्री है और एंड बाउंड्री 500 है, तो इसके बीच का जो भी डेटा होगा, अमाउंट होगा, वो आपका रिजल्ट में शो हो जाएगा। इन ऑपरेटर के इसे यूज़ होता है, इन ऑपरेटर का मतलब होता है कि टेबल में से जो भी इसके इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो उसको शो कर देगा। चेक इफ़ वैल्यू मैचेस एनी वैल्यूज़ प्रेजेंट विद इन द गिवन लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, एक्ट्स लाइक द मल्टीपल और कंडीशंस, यानी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, यूज़र से हमने सबको सेलेक्ट कर लिया, वेयर द रोल इन एडमिन एडिटर, तो रोल जो टेबल में रहेगा, रोल में बहुत सारे एम्प्लॉई का रोल होगा, जिसमें एडमिन जिसका होगा और जिसका एडिटर होगा, उन सभी लिस्ट एम्प्लॉई का शो हो जाएगा। ठीक है, इन ऑपरेटर के मदद से। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लाइक ऑपरेटर। तो लाइक ऑपरेटर क्या कहता है, ये कहता है कि परफॉर्म द पैटर्न मैचिंग यूजिंग द वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड्स क्या हो रहा है आपका, इस तरीके से वाइल्ड कार्ड्स यूज़ करते हैं। वाइल्ड कार्ड्स का मतलब हो जाता है कि आप जैसे ए सर्च किए, ठीक है, यहाँ पर ए किया गया, तो इसी में समझते हैं, जैसे यहाँ पर ए लिखा गया तो ए से रिलेटेड जितना भी होगा, अमित होगा, ठीक है, अमन होगा, है ना, अभिषेक होगा, तो जितने भी एम्प्लॉय होंगे यहाँ पर कहाँ से निकाला जा रहा है, यूज़र्स। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स वेयर द नेम लाइक ए, तो उस टेबल में, यूज़र्स के टेबल में जितने भी ए के नाम से होंगे उनको वो रिज़ल्ट शो कर देगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वाइल्ड कार्ड, यानी कि उससे रिलेटेड, है ना, उससे मैचिंग किया हुआ जितने वर्ड्स होंगे आप उसको टेबल से सर्च करें, क्योंकि हमारे पास बहुत थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉई का डेटाबेस में डेटा है। अब उसमें हमें चाहिए, हमको नाम याद नहीं आ रहा, इतना याद आ रहा है ए से शुरू हो रहा था, हमने वाइल्ड कार्ड यूज़ किया, वाइल्ड कार्ड यूज़ किया, ए से बहुत सारा आ गया, अब हम उसको मैन्युअली फिर सर्च कर सकते हैं या फिर कुछ और कंडीशंस लगाएंगे, लेकिन तो इसको कहते हैं लाइक कंडीशन यूज़ करके हम वाइल्ड कार्ड का यूज़ करते हैं। इज नल क्या होता है, इज नल क्या करता है, इज नल द चेक इफ़ द कॉलम कंटेंट नल वैल्यू, है ना, तो यानी कि आपके डेटाबेस में कौन सा नल वैल्यू है वो उसको शो करेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, यूज़र्स के टेबल को सेलेक्ट किया गया जिसमें फ़ोन नंबर में डेटा टाइप देखा गया कि नल किसका है, ऑपरेटर लगाया गया। ठीक है, नल ऑपरेटर लगाने से क्या हो गया, रिज़ल्ट क्या शो करेगा, रिज़ल्ट ये शो करेगा
कि जितना फ़ोन नंबर नल वाला है, ठीक है, और उसका डेटाबेस में शो कर, मतलब आपका उससे रिट्रीव करके शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्ट का मतलब हो जाता है क्या उसमें मौजूद है कि नहीं। देखिए इसमें दो सब, एक सब इसको कहते हैं सब क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी है तो सब क्वेरी हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से सेलेक्ट किया, डिपार्टमेंट को डी से नोट किया। वेयर द एग्जिस्ट सेलेक्ट वन फ्रॉम एम्प्लॉई ई, वेयर द ई डिपार्टमेंट आईडी और DID। तो यहाँ पे फॉरेन की होगा। तो दो टेबल है, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉई, एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट से रिलेशन है, जिसमें से एक भी एग्जिस्ट करता है तो उसको शो कर देगा रिजल्ट, ठीक है। तो एग्जिस्ट का स्पेशल ऑपरेटर इस प्रकार से यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एनी और नल, एनी नल का क्या काम है कि एनी नल का काम है कि देखिए यहाँ पर इस क्वेरी में क्या क्या आ जा रहा है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से हम सेलेक्ट कर रहे हैं। वेयर द प्राइस, ठीक है, अब प्राइस जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके, एनी सेलेक्ट प्राइस फ्रॉम द टेक आइटम, यानी कि किसी भी एक को जस्टिफाई कर देगा जो ग्रेटर है तो उसका रिजल्ट शो कर देगा। यही कह रहा है कि कंपेयर ए वैल्यूज टू एवरी वैल्यू इन ए सब क्वेरी लिस्ट, रिटर्न ट्रू इफ़ द कंडीशन मैचेज एटलीस्ट वन वैल्यू, किसी भी एक वैल्यू से मैच कर गया है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका आइटम इसमें रिजल्ट शो कर देगा। मतलब प्रोडक्ट फ्रॉम द यहाँ पर टेक आइटम्स है, ठीक है, टेक आइटम्स में भी कुछ डेटा है। टेक आइटम में कुछ डेटा है आपका, सपोज 200, 300 है ना, 500, और उसके बाद प्रोडक्ट वेयर द प्राइस, ये आपका टेक आइटम हो गया। उसके बाद आपका फ्रॉम द प्रोडक्ट वेयर प्राइस प्रोडक्ट है ना, अब प्रोडक्ट में जो रहेगा आपका 100, 300, 600। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एनी वन, ठीक है, ग्रेटर है आपके इस सिलेक्टेड में से, क्या ग्रेटर है आपका 300 200 से ग्रेटर है, 600 500 300 200 से ग्रेटर है, यानी एनी वन हो गया तो आपको इसमें डेटा, इसमें रिजल्ट शो कर देगा। ऑल ऑपरेटर क्या कहता है, ऑल कहता है कि सभी जो है इसमें ग्रेटर होना चाहिए। सेलेक्ट स्टार, कंपेयर द वैल्यू एवरी वैल्यू सब क्वेरी लिस्ट, रिटर्न ट्रू ओनली इफ़ कंडीशन मैचेस एवरी सिंगल वैल्यू, यानी कि 10 जो है ये सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 300 सबसे बड़ा होना चाहिए, अगर है तभी ट्रू करेगा वरना फिर वो आइटम शो नहीं करेगा। तो ऑल कंडीशंस का ये यूज़ है। कॉन्कैटिनेशन का क्या यूज़ है, देखिए कॉन्कैट जो है आपका MySQL में है, MySQL में कॉन्कैट ऐसे यूज़ होता है, ठीक है, और ये आपका SQL सर्वर वगैरह में इस तरीके से यूज़ होता है। आपका डबल पाइप यूज़ द ओरेकल एंड पोस्ट GRE है ना, SQL सर्वर में ऐसे यूज़ होता है प्लस ऑपरेटर से, ठीक है। और जो पाइप ऑपरेटर यूज़ होता है कॉन्कैटिनेशन के लिए वो आपका ओरेकल और पोस्ट GRE SQL में होता है, और पाइप का। और उसके बाद कॉन्कैट का यूज़ होता है आपका, डायरेक्ट कॉन्कैट लिखते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस लिखते हैं, तो वो आपका होता है किसमें, MySQL में, ठीक है। और SQL सर्वर में क्या हो जाता है, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं इस तरीके से कॉन्कैटिनेशन के लिए, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ता है, यानी दो स्ट्रिंग, फर्स्ट नेम है, ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है कंप्यूटर जैसे अमन, ठीक है, उसके बाद और उसके लास्ट नेम है कुमार, ठीक है, अमन कुमार, यहाँ पे फुल नेम उसका हो जाएगा। तो कॉन्कैटिनेशन का काम क्या होता है कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ता है, ज्वाइन द टू और मोर स्ट्रिंग्स टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग आउटपुट यूजफुल फॉर द फॉर्मेटिंग डेटा फॉर यूज़र्स, ठीक है। तो यानी कि दो स्ट्रिंग को जोड़ता है किसकी मदद से, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की मदद से, ठीक है। ये सब जो है एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। आप जब PYQ लगाएंगे इस PPT से पढ़ने के बाद तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितना रिलेवेंट है, ठीक है, और कितना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, PYQ लगाइए, जब थ्योरेटिकल पढ़िए, कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए और उसके बाद आप PYQ लगाइए तो आपका बहुत अच्छा चलेगा तैयारी,
ठीक है, उसी प्रकार से कीजिए। और यहाँ पे क्लियर कट होगा, कुछ ऐसा नहीं कि इधर उधर की बातें और आपका मतलब क्या कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड मटेरियल या फिर इधर उधर से ज़्यादा वास्ट, जैसे कि गेट का हो गया। फिर गेट का सिलेबस बहुत डिफरेंट होता है, तो उसका डिफरेंट उस सिलेबस, जब हम गेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए है, तो वैसे एग्ज़ाम्स में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं हम उसको ज़्यादा कवर करेंगे, उसी को ही कवर करेंगे। ठीक है, मेन फोकस अपना फोकस बना के रखना है। ठीक है, और उसके बाद टेलीग्राम पर आपको मिल जाता है, टेलीग्राम पे आप डिस्कस कीजिए, आप बताइए कुछ भी क्वेरी हो तो। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लाइव सेशन भी लाएंगे। ठीक है, एसक्यूएल कांस्टेंट क्या कहता है? एसक्यूएल कांस्टेंट जो होता है आपका नोट नल है, यूनिक है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, चेक है, डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, देखिए आप जैसे ये क्वेरी लिखते हैं क्रिएट टेबल, और उसके बाद स्टूडेंट का टेबल यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक एट्रीब्यूट्स दिया रोल नंबर जो इंटीजर डेटा टाइप है, और उसके बाद उसका प्राइमरी की रखा। तो यहाँ पर जो है एसक्यूएल का कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, नाम दिया वैरकेर दिया नोट नल, यानी कि आप उसको कांस्टेंट दे रहे हैं कि नंबर जो नाम होगा वो टेबल में नल होना ही नहीं चाहिए, है ना, तो टेबल में नल नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्राइमरी की दे दिया, तो ये ऑटोमेटिक इसका प्रॉपर्टी है कि प्राइमरी की ना ही नल होना चाहिए ना ही डुप्लीकेट होना चाहिए। ठीक है, नाम जो है नोट नल दिया तो नाम डुप्लीकेट हो सकता है। ठीक है, ईमेल दिया, ईमेल भी वेरिएबल वैरकेर होगा और ये यूनिक होगा का मतलब होगा कि ईमेल आईडी एक बंदे का एक ही हो सकता है और एक जैसा ही एक अलग होगा, यूनिक होगा। ठीक है, एज दिया, एज भी इंट दे दिया, जैसा मैंने कहा था स्मॉल इंट यूज़ करते हैं एज के लिए, तो लेकिन यहाँ पर एज तो इंट के लिए यूज़ किए, तो यानी कि आप इंट जो है बेसिकली जनरल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्मॉल इंट ही एज के लिए यूज़ करेंगे और उसके बाद फ्लैग्स के लिए ही आप टाइनी इंट यूज़ करेंगे, नहीं, आप इंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो एक रेंज की बात हुई थी कि 2 बाइट का होता है, 4 बाइट का होता है, 8 बाइट का होता है, तो एक जो मिनिमम यूज़ करना चाहते हैं आपको मिनिमल तरीके से, ऑप्टिमाइज तरीके से, तब आपका इंट में भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, उसके बाद चेक इसका आपका कांस्टेंट है एसक्यूएल का, जिसका एज लिमिट चेक होगा कि हाँ इतने ग्रेटर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम जो है एसक्यूएल के कांस्टेंट्स लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा डेटा कंसिस्टेंट रहता है, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन होती है, डेटा में एक्यूरेसी रहता है। ठीक है, अगर ये सब यूज़ नहीं करेंगे तो डेटा जो होगा हमारा अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है और वो जो है डीबीएमएस फिर जाके फेल्योर हो जाएगा डेटाबेस। तो इस कारण से हमें कांस्टेंट मेंटेन करना एक इसका प्राइमरी रोल होता है डेटाबेस का। ठीक है, और हम क्वेरी को भी हम मेंटेन करते हैं यूज़ करने के लिए। ठीक, तो उसके बाद देखिए आपका नोट नल क्या कहता है? नोट नल कहता है कि इंश्योर्स दैट द कॉलम कैन नॉट हैव नल एम्प्टी वैल्यू, यू मस्ट प्रोवाइड ए वैल्यू व्हेन द इंसर्टिंग ए न्यू रिकॉर्ड। यानी कि हम जब टेबल में कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, कुछ भी डेटा डालते हैं, तो हमें क्या होगा कि हमें डेटा में नल नहीं होना चाहिए कुछ भी। ठीक है, यानी कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट आईडी इंट, ठीक है, नॉट नल, यानी कि आईडी जो होगा वो नल नहीं होगा, नेम वैरकेर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आईडी को प्राइमरी की नहीं रखा गया, प्राइमरी की मतलब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो है कांस्टेंट है, ये नल नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन कहा गया है कि ये लेकिन नल नहीं होना चाहिए आईडी। ठीक है, यूनिक क्या हो जाता है? इंश्योर्स दैट ऑल वैल्यूज़ in a column are entirely different, no two rows can have the same values for this specific column। यानी कि आपके अंदर यूनिक वैल्यू में मतलब ईमेल आईडी जो होता है वो यूनिक होना चाहिए। ईमेल आईडी दो लोगों का 2 रो में कॉमन हो ही नहीं सकता, उसके लिए मतलब डिफरेंट होना चाहिए। ठीक, जैसे क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज़ का टेबल एम्प्लॉय आईडी इंट ईमेल वैरकेर, ईमेल का रेंज इतना होना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए। और उसके बाद चेक का यूज़ क्या होता है? इंश्योर्स दैट द वैल्यूज़ प्लेस्ड इन द कॉलम, ठीक है, कॉलम में जो भी वैल्यूज़ है सेटिस्फाई ए स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल कंडीशन बिफोर सेविंग। तो इसमें कंडीशन चेक करने के लिए हम चेक इसका कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। क्रिएट टेबल पर्सन एज, ठीक है, एज उसको इंट ले लिया, चेक एज जो होगा ग्रेटर देन 18, यानी कि हम ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 16 साल हम उसमें डाल रहे हैं
तो वो डेटाबेस एरर दे देगा, वो कह देगा कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स लगा हुआ है, चेक का कंडीशन लगा हुआ। अगर चेक कंडीशन नहीं लगाएंगे कोई भी जो एज होगा वो इसको डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन लगा दिए हैं चेक का, तो इसमें कहा गया एज जो होगा ग्रेटर देन 18 होगा इक्वल टू, तो 18 या 18 साल से ऊपर का जो भी एज होगा वो डेटाबेस टेबल में इंसर्ट हो सकता है, उसके अलावा उसके नीचे का एज नहीं इंसर्ट होगा। तो वही चेक कांस्टेंट से मेंटेन हो जाता है। डिफ़ॉल्ट से क्या होगा, ऑटोमेटिकली असाइंड ए प्री डिफाइंड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ टू कॉलम इफ़ नो स्पेसिफिक वैल्यू इज़ प्रोवाइडेड ड्यूरिंग डेटा इंसर्शन। अब डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं, हमें सब कुछ याद नहीं कि यार डेटा को हम इसमें इसको क्या कहते हैं, क्या देना है, आगे क्या मेंटेन करनी है मुझे, आगे एज का, या फिर ईमेल को किस तरीके से यूनिक रखना है, या फिर कुछ आईडी को नोट नल रखना, नेम को नहीं रखना। तो उसमें हम डिफ़ॉल्ट हो जाता है, डिफ़ॉल्ट लगा देते हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट स्टेटस वेर केयर डिफ़ॉल्ट एक्टिव, यानी डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है ऑटोमेटिकली जो है इंसर्ट हो जाता है। ऑटोमेटिकली असाइन द प्री डिफाइंड वैल्यू, जो पहले से डिफाइंड वैल्यू हो जाता है वो इसमें ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाता है, अगर हम कुछ इंसर्ट इसमें डेटा इंसर्शन के टाइम में हम उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आप देखिए प्राइमरी की। प्राइमरी की तो कीज़ में हमने पढ़ा था, तो प्राइमरी की का मतलब ही होता है कि ये जो है नल नहीं होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब है कि प्राइमरी की अगर 101 है तो 101 दूसरा नहीं होगा, और नल नहीं होना चाहिए मतलब खाली नहीं रहेगा किसी में। तो क्रिएट टेबल किया गया है यहाँ पर, क्रिएट टेबल कोर्स। ठीक है, कोर्स क्रिएट किया गया, कोर्स में कोर्स आईडी है, और कोर्स आईडी जो है इंटीजर टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का है। और प्राइमरी की है क्या, कोर्स आईडी। तो कोर्स आईडी जो है ना ही नल होगा टेबल में, ना ही डुप्लीकेट होगा। और कोर्स नेम हो सकता है डुप्लीकेट हो, कोर्स नेम में कंप्यूटर साइंस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद उसका वेरिएबल डेटा वैर डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, जो 100 उसका स्ट्रिंग लेंथ है। ठीक, उस तरीके से प्राइमरी की। उसके बाद फॉरेन की कांस्टेंट क्या करता है, तो प्रिवेंट एक्शंस दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक्स बिटवीन द टेबल्स एंड द पॉइंट्स द प्राइमरी की इन अनदर टेबल मेंटेन द रिलेशनशिप। फॉरेन की क्या करता है, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाता है, जैसे ये दो टेबल है। ठीक है, उसके बाद ये दो टेबल के बीच में आपका रिलेशनशिप, ये प्राइमरी की है इस टेबल में, तो यहाँ पर ये इसका फॉरेन की हो जाएगा। तो उस तरीके से इंटीग्रिटी मेंटेन करता है फॉरेन की, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं। तो डेटा टेबल ऑर्डर्स, यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल्स किया, ऑर्डर टेबल, और उसके बाद ऑर्डर आईडी इंट प्राइमरी की, ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है, कस्टमर आईडी इंट फॉरेन की, कस्टमर आईडी फॉरेन की है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आईडी यहाँ पर आपका प्राइमरी की है, कस्टमर आईडी आपका फॉरेन की है, फॉरेन की कस्टमर आईडी, रेफरेंसेज कस्टमर्स और कस्टमर्स आईडी, यानी कि ये कस्टमर्स का टेबल है और ये ऑर्डर टेबल है। ये ऑर्डर टेबल है, ये कस्टमर टेबल है। तो इस तरीके से आपका रेफरेंशियल की और इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स आप मेंटेन हो गया। तो कुल मिलाकर आपका आज के लिए यही सेशन था। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। एसक्यूएल थोड़ा सा है, इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसलिए हम हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी आपको क्वेरी है, आपका खुद क्वेरी है, आप कुछ कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको क्या लग रहा है, रिव्यू आप दीजिए। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। आपकी कैसी तैयारी चल रही है, आपको ये पीडीएफ और स्टडी नोट्स मटेरियल सब मैं टेलीग्राम और गूगल ड्राइव पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी बेटर कंटेंट मिलता रहे।